नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं मोहम्मद हामिद जी, जो अलीगढ़ से पूर्व पार्षद भी रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भाई, आपका आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप माइनॉरिटी से रिलेट करते हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के जनपद के। और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के काफी सवाल हम लोग की जहनियत में बार बार आते रहते हैं, जो पूरे देश का परिदृश्य है, पूरे देश के हालात हैं। तो सर, सबसे पहला ही सवाल ये रहेगा कि जो बादशाह औरंगजेब हुआ, इस पर भारत में इतना विवाद क्यों है? देखिए विनोद भाई, ये जो विवाद है, इसको विवाद को समझने की ज़रूरत है आपको। ये विवाद जो है औरंगजेब का नहीं, बल्कि मौजूदा जो शासक वर्ग है भारत में, जो मौजूदा शासक वर्ग है इस वक्त जो शासन कर रहा है, वो औरंगजेब के नाम से, मुगलों के नाम से जो भारत के मूल निवासी हैं उनको उलझा के रखना चाहता है। और भारत के मूल निवासी कौन है? भारत के जो एससी हैं, एसटी हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, और इन्हीं से धर्म परिवर्तन करने वाले मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, इन लोगों को वो मुगलों के ताल्लुक से, मुगलों के नाम से उलझा के रखना चाहता है, ताकि इनके जो किए हुए काम हैं उनको लोग उनमें उलझे रहें और इनकी तरफ ध्यान न जाए। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें गढ़ी जा रही हैं। मुगल या और कोई जो चीज़ें हैं, वो सारी जो हिंदू मुस्लिम के मामले हैं, वो इसमें उलझा के रखना चाहते हैं इसको। हिंदू मुस्लिम के मामले पर उलझा कर रखना चाहते हैं, मगर थोड़ा सा इतिहास में हम आपको ले चलना चाहेंगे कि बादशाह औरंगजेब जो रहे हैं, उनकी शासन प्रणाली क्या रही है, उनके राज्य में जनता ने क्या महसूस किया है, ये तो मुस्लिम लिटरेचर्स में दर्ज होगा। तो आज हम उस इतिहास को जानना चाहेंगे कि बादशाह औरंगजेब की शासन प्रणाली क्या रही है पूरे भारत के अंदर। देखिए विनोद भाई, जहाँ तक आप उनके शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो जब हम मुगलों के या औरंगजेब के शासन प्रणाली की बात करते हैं ना, तो हमको मुगलों का ही शासन प्रणाली नहीं, बल्कि इस देश के अंदर जितने भी विदेशी लोग आए उनके बारे में, उनके ताल्लुक से हमें बात करनी पड़ेगी। खाली मुगल शासन के बारे में या अंग्रेज शासक के बारे में, जो अंग्रेज आए ना वो भी विदेशी थे, और जो ब्राह्मण्स आए या और लोग आए वो भी विदेशी थे। तो हमें जो विदेशी लोग आए, उन सारे लोगों के, जो जिन लोगों ने हमारे ऊपर यानी मूल निवासियों के ऊपर शासन किया, तो जितने बाहर से विदेशी लोग आए उन्होंने यहाँ के लोगों पर किस तरह का शासन किया, किस तरह का राज दिया, उसके सबके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो इस मुल्क में आए वो आर्यंस आए, आपको मालूम है, या दूसरे अल्फाजों में कहिए कि ब्राह्मण्स आए, मुगल आए, मुसलमान आए, उसके बाद अंग्रेज आए। तो हम इन तीनों चारों लोगों के शासन काल को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पिछले जो ब्राह्मण्स का जो शासन काल रहा है उसको छुपाने के लिए मुगलों का या अंग्रेजों की बात इस मुल्क में होती रही है, लेकिन कभी भी जो ब्राह्मण्स है उन्होंने जो शासन किया इस मुल्क के ऊपर, उसके बारे में कभी कोई जिक्र ही नहीं करता। वही जिक्र तो सबका होना चाहिए ना, कि भाई जो जिस मुल्क में लोग रह रहे थे, हम मूल निवासी लोग यानी एससी, एसटी, ओबीसी और इन्हीं से धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, इनके ऊपर जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने किस तरह का राज किया, मुगलों ने किस तरह का किया, अंग्रेजों ने किस तरह का किया। तो जब हम इन तीनों चारों लोगों के बारे में जानेंगे, तो हमारी सबसे ज्यादा जो जिंदगी 3-4 हजार साल तक जो भारत के मूल निवासी हैं उन पर तो शासन ब्राह्मण्स नहीं किया,
और हमारे जो राजा थे, आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य, उनकी जो हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने, उसके बाद ब्राह्मण शासन लागू हुए, यहाँ पर मनुस्मृति लागू हुई। तो हमें उन शासक वर्गों के शासनों को देखना चाहिए जिन लोगों ने हमारे मूल निवासी लोगों की जिंदगी, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग शामिल हैं, जिनको अछूत बनाया गया, ओबीसी के लोग जिनको शूद्र बनाया गया, इन्हीं से धर्म परिवर्तित लोगों के साथ वही शुरू किया गया। यहाँ तक कि जो राजपूत समाज रहा उसको भी उन्होंने दूसरे नंबर पर रखा और मनुस्मृति में लिखा कि 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण के बच्चे को दंडवत होकर जो नमस्कार करना पड़ेगा, पिता के रूप में देखना पड़ेगा। तो हमें सभी की बात करनी चाहिए ना, मुगल या अंग्रेजों की क्यों बात करनी चाहिए? एक सवाल जी एक सवाल जी आपको रोक करके एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। जी जी क्योंकि शासन प्रणाली की बात आई तो आपका कहना है कि सबसे पहले ब्राह्मण्स आए, तो हम जानना चाहेंगे कि ब्राह्मण्स ने अगर इस देश पर राज किया तो उनकी शासन प्रणाली क्या रही है? देखिए, उनकी शासन प्रणाली की आप बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो किसी से कोई ढका छुपा है? आप मुझे बताइए कि उनके शासन में ही तो मनुस्मृति लागू हुई थी, जहां लोगों को शूद्र बनाया गया। जो आज का हमारा ओबीसी वर्ग है, जो वामन मेश्राम वामसेव के भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी स्पीचेस में कहते रहते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने हमें हजारों साल शूद्र बनाया, अछूत बनाया, यानी ओबीसी क्लास को शूद्र बनाया, और जो हमारे अनटचेबल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने अछूत बनाया, जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, दासी प्रथा इन्होंने लागू की, ब्रेस टैक्स लागू किया। तो इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ, आप बताइए। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा। तो आप ज्यादा दूर मत जाइए। आप अगर 1848 में आएंगे तो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने पढ़ाई के लिए कोशिशें की तो उनको रोका गया, तो किसी मुगल ने या अंग्रेज ने थोड़ी रोका था। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, तो मुगल, मुसलमान या अंग्रेजों की बात थोड़ी होनी चाहिए या होगी। वो तो सभी की होनी चाहिए जो इस मुल्क में जिन लोगों ने राज किया और किस तरह का राज किया। जी हम ये आपको आपको रोकेंगे कि हम ये जानना चाहते हैं कि औरंगजेब के माध्यम से देश के मुसलमान को टारगेट किया जाता है, और आपके कथनानुसार कि अपने कृत्य को, अपने षड्यंत्रों को छुपाने के लिए औरंगजेब की कब्र खो दी जाती है और देश के मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। क्या चीज छुपाते हैं वो लोग? क्या चीज छुपाने के लिए औरंगजेब के माध्यम से देश के मुसलमानों को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है? वो कौन सी चीज है ऐसी जिसको शासक वर्ग छुपाना चाहता है? देखिए, शासक वर्ग, मैंने पहले भी बताया। पहली बात तो आपको ये बता दूं, बार बार आप औरंगजेब का जिक्र कर रहे हैं, तो भारत के जो मूल निवासी मुसलमान है, यानी लगभग लगभग 98% या 97% मुसलमान, और बल्कि मैं कहूँ कि 99% मुसलमानों का औरंगजेब या मुगलों से वो हमारे वंशज नहीं थे। तो बार बार औरंगजेब की जो बात उठाना, तो जब वो हमारे वंशज ही नहीं थे, हमारे वंशज जो थे वो तो सम्राट अशोक थे। हमारे वंशज तो बृहदत्त मौर्य थे, जो आखिरी राजा थे भारत के। सर, हमारा कहना ये है कि किसी भी शख्सियत को लेकर के देश के मुसलमान को टारगेट किया जाता है और अलग थलग करने का प्रयास किया जाता है जिसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके, जी और मुसलमान को देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाए जाने का प्रयास हरदम किया जाता है। सर, ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो शासक वर्ग है वो इस मुल्क पे कौन शासक कर रहा है ये आप जानते हैं। तो जो 3.5% के लोग शासन कर रहे हैं इस मुल्क के ऊपर, वो शासक वर्ग ये नहीं चाहते कि उनका शासन जाए। तो उनका एक तरफ जो निशाना होता है वो मुस्लिम होता है देखने में, तो जो बज़ाहिर देखने में होता है मुस्लिम होता है, लेकिन असल निशाना जो होता है इस मुल्क का SC ST OBC उनका असल निशाना है। वो असल निशाना किस तरह से है? दो तरह से असल निशाना है।
एक तो ये कि वो SC ST OBC पुराना इतिहास ना जान जाए, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि भाई किसने हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती, किसने ब्रेस्ट टैक्स लिया, किसने हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया। तो क्योंकि हमारा SC ST OBC समाज पढ़ लिख कर जागरूक हो रहा है, IAS IPS मास्टर इंजीनियर वकील जज बन रहा है, जब ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे अपने इतिहास को जानेंगे तो वो उनको दोस्त दुश्मन की पहचान हो जाएगी। तो एक तो ये वजह। दूसरी, SC ST OBC को पढ़ाई लिखाई से रोकना है और इन्हीं के साथ माइनॉरिटीज को रोकना है। तो आपने देखा होगा कि लगातार जब एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें लिस्ट आती है, तो SC या OBC या शेड्यूल कास्ट की, हेलो हाँ जी, आ रही हेलो, आवाज, आ रही, कंटिन्यू सर। तो हाँ, तो उनके हक अधिकारों को मारने के लिए आप जानते हैं कि नॉन फाउंड सूटेबल लिख कर आ जाता है। जब भी रिजल्ट वगैरह आता है तो उस पर आता है OBC नॉन फाउंड सूटेबल। तो OBC को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आपको जानकारी होनी चाहिए वो किस लिए नहीं बढ़ने दिया जा रहा, कि हिंदू मुस्लिम का खेल खेल कर नहीं बढ़ने दिया जा रहा। दूसरी, OBC एक अरसे से जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है कि इस मुल्क में OBC की जातिगत जनगणना कराई जाए। जैसे बिहार में अभी जातिगत जनगणना हुई है तो उसमें 62-65% के करीब OBC निकल कर आए और उनको सरकारी नौकरियों में 6-7% भी नहीं है वो लोग। तो वो बिल्कुल सही। अपना हक अधिकार ना मांग बैठे। इसलिए इस मुल्क में उलझाए रखने के लिए शासक वर्ग हिंदू और मुसलमान का खेल खेलता है, जिसमें कि मुसलमान भी फंस जाते हैं। जो भारत का मूल निवासी मुसलमान है उसको भी कोई जानकारी नहीं है, उसको भी अपने हक अधिकारों की कोई जानकारी नहीं है। उसको जो जानकारी है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की जानकारी है। तो जो शासक वर्ग है जिसके पास सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में है, मीडिया उनके कंट्रोल में है, मीडिया हमारा तो है नहीं। किसी शेड्यूल कास्ट का मीडिया हो तो आप बताइए, किसी शेड्यूल कास्ट ट्राइब का मीडिया हो तो बताइए, OBC का कोई मीडिया हो तो बताइए। यहाँ तक के राजपूत समाज, जो अपने आप को राजपूत समाज कहता है, उसका अगर एक भी मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ विनोद भाई। तो मुसलमानों की तो बात ही छोड़िए कि मुसलमानों का मीडिया, तो जब हमारा मीडिया ही नहीं है तो हमारे लोगों की बात हमारे लोगों के कानों में कैसे जाए इस मुल्क के अंदर। तो हमारे पास ये सोशल मीडिया है, तो हम और आप मिलकर जितना ये लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं अपनी बात पहुंचा देते हैं। अब सर उसमें एक सवाल ये जानना चाहेंगे जी जी कि अरसे से देखा जा रहा है कि देश का मूल निवासी बहुजन समाज आंदोलनरत है। जी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जिसके आप महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं, जी जी तो बहुजन समाज को हक और अधिकार दिलाने में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का क्या रोल है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बहुत बुनियादी सवाल किया है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर मुसलमानों के मजहबी तंजीमें, मजहबी संगठन हजारों लाखों हैं और पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं। तो धार्मिक तो है लेकिन सोशल नहीं है। तो मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर सोशल जानकारी ना होने की वजह से, अपने हक अधिकारों की जानकारी ना होने की वजह से, वो मजहबी बातों पर तो ध्यान देता है लेकिन इस मुल्क में उसके हक अधिकार क्या है, उन हक अधिकारों की तरफ ध्यान नहीं देता। तो जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का ऑफशूट विंग है, वो वो ना तो राजनीतिक संगठन है और ना ही धार्मिक संगठन है। वो इस मुल्क के मूल निवासी समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहा है। उसको ये बताने के लिए काम कर रहा है कि जो SC ST OBC है, मुस्लिम समाज भी इन्हीं से ही धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं, यानी DNA के भाई हैं। उनका DNA और जो लगभग 99% मुस्लिम भारत में है, उनका DNA एक ही है, एक ही पूर्वजों की वो औलाद है। तो जब ये पता चलेगा कि DNA के आधार पे भाई भाई हैं, जब सोशल सिस्टम बनेगा तो पॉलिटिकल पावर खुद आएगी, पॉलिटिकल अवेयरनेस खुद आएगी। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भारत मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर इस मुल्क में लगातार आंदोलन कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि 9 अप्रैल को पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा जेल आंदोलन किया गया, जिसमें कि लाखों मुसलमान, लाखों सिख, हमारे SC ST OBC के भाई बहनें, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि एक हमारी माँ बहनें अपने 8-8 साल के 8-8 महीनों के बच्चों को लेकर जेल में गई हैं।
तो वो क्यों गई हैं? वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के हक अधिकारों के लिए, आने वाली पीढ़ियों को अपनी बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी उन साथ में मिलकर अपने SC ST OBC के DNA के भाइयों के साथ मिलकर इस काम को कर रहा है। सर एक सवाल जानना चाहेंगे, बहुत ही तथ्यपूर्ण बातें आपने बताई कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा किस तरीके से देश के बहुजनों को हक अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत है। देश की जनता को और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे माध्यम से? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं अपनी मुस्लिम समाज को, हमारे जो मजहबी लीडर हैं उनको मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, जहाँ तक आपके वीडियो से मेरा वो संदेश पहुँचे, कि धार्मिक मामलों के साथ साथ इस मुल्क में हमको शासक वर्ग बनने के लिए SC ST OBC और इन्हीं से धर्म परिवर्तन करने वाले DNA के भाइयों को शासक वर्ग बनने के लिए आपस में भाईचारे की जरूरत है। और भाईचारा कैसे बनेगा? भाईचारा घर बैठे नहीं बनेगा, मैं बताऊंगा आपको। मुस्लिम समाज को बहुत बड़े पैमाने पर हमारे SC ST OBC के गली कूचों में, मोहल्लों में हमें जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप कोई और नहीं, हमारे DNA के भाई हैं। और उन लोगों को, हमारे जो वामन मेश्राम साहब हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके साथ जुड़े हुए लाखों लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, वो तो बता ही रहे हैं। लेकिन हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो या धार्मिक हो, उन सबको इस काम के लिए निकलना पड़ेगा। इस मुल्क के सोशल सिस्टम को समझना पड़ेगा। और सोशल सिस्टम यही है कि जब तक हम SC ST OBC और इन्हीं से धर्म परिवर्तन करने वाले लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानेंगे, तो दुश्मन हमको आपस में लड़ाता रहेगा, और हमको दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी ही नहीं और है ही नहीं। तो हम लोग और भारत मुक्ति मोर्चा के वामन मेश्राम साहब, चांद मोहम्मद साहब, मुफ्ती फहीमुद्दीन साहब, बड़े बड़े उलमाए किराम इस काम पर लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस मुल्क में लोगों को जगाया जाए, दोस्त और दुश्मन की पहचान कराई जाए, भाई भाइयों की पहचान कराई जाए, और ये बताया जाए कि कौन लड़ा रहा है, लड़ने वाले कौन है, लड़ाने वाले कौन है। हम इसी काम को कर रहे हैं। तो जो लोग मेरे इस संदेश को देख रहे हो, अगर वो ये समझते हैं कि हाँ, इस चीज़ की ज़रूरत है कि पहले इस देश के अंदर सोशल सिस्टम बनाया जाए, भाई को भाई से मिलाया जाए, और भाई कौन है? यही लोग हैं इस मुल्क के मूल्यवासी, SC ST OBC और इन्हीं से धर्म परिवर्तन करने वाले लोग ही सच्चे भारतीय हैं और आपस में DNA के भाई हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भाई आपका। थैंक यू वेरी मच। जय मूल्यवासी। साथियों हमारे साथ थे माननीय हामिद जी, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के। सर की आइडियोलॉजी से, सर की थॉट से, सर की बातों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत शुक्रिया।